दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। लोकसभा चुनाव के नतीजों का क्या परिणाम होगा और क्या तस्वीर सामने निकल कर आएगी, इससे भी बड़ी चर्चा भी होने लगी है कि दिल्ली में कोई भी आए और अगर दिल्ली में खास तौर से अमित शाह का वजन बढ़ गया तो योगी आदित्यनाथ जो हैं उनका वजन कम हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ पर बार बार नजर टिक रही है। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाने की कवायद अभी से नहीं, चुनाव से पहले से चल रही है। अगर चुनाव से पहले की अगर मैं तस्वीर आपको याद दिलाऊं, आपको याद होगा कि अमित शाह ने जब मीटिंग की थी और खास तौर से यूपी से तमाम नेताओं को बुलाया था, उस वक्त योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया था और उन्हें ऑफर किया गया था कि वो दिल्ली में मंत्रालय संभालें, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस ऑफर को ठुकरा दिया था। इसका मतलब समझते हैं आप? योगी आदित्यनाथ ने उस ऑफर को इसलिए ठुकराया था क्योंकि वो मंत्रालय में संतुष्ट नहीं है और उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी कि उनको क्या चाहिए होगा। अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 75 साल की होने वाली है और ये 75 का नंबर भी उन्होंने ही बनाया था, तो इसके बाद से तमाम उन लोगों की ख्वाहिशें जग गई हैं जो कि उनसे उम्र में काफ़ी कम है। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर हिंदुत्व के चेहरे को लेकर के सिर्फ अपने आप को ही इसका उत्तराधिकारी समझ रहे हैं और क्योंकि मोदी जो हैं वो खुद एक बिना परिवार के एक स्थिति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह से योगी आदित्यनाथ उसी सेम पैरामीटर पर खुद को भी कहीं ना कहीं सटीक समझ रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को दिल्ली आना तो दूर, लखनऊ की भी हवा ढंग से नहीं मिलने वाली है अगर दिल्ली की प्लानिंग सही चलती है। यहाँ पर दिल्ली ने इस तरह की तैयारी कर ली है जिससे कि योगी आदित्यनाथ को चुनाव के बाद में वहां से हटाया जा सके। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि वरिष्ठ पत्रकार हैं केपी मलिक जी, वो बता रहे हैं, उनके सूत्र ये बता रहे हैं कि ये ऐसा जल्द हो सकता है। योगी आदित्यनाथ ऐसा उनके साथ हो उससे पहले उन्होंने खुद एक नई रणनीति खेल दी है। योगी आदित्यनाथ 40 सीटों पर हराने की बात सोच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ 40 सीटें कम करने की बात सोच रहे हैं कि बीजेपी को अच्छा खासा बड़ा नुकसान वो यहाँ से पहुंचाना चाहते हैं। यानी कि उनको भनक लग चुकी है कि उनके पर काटने की पूरी एक बड़ी कैची लेकर दिल्ली में तमाम नेता बैठे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने सोचा है शायद कि ये खिचड़ी किसी को भी ना मिले तो इसका रायता फैला दिया जाए। क्या ये वाकई में सही है? आइए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी से। योगी आदित्यनाथ को लेकर आपने एक खबर जो है वो ट्वीट की है, उसके बारे में अगर आप बताएं कि किस तरह से ये सिचुएशन बदल रही है और क्या दिख रही है, क्यों ऐसा होने वाला है? देखिए विनीता जी, पहले ये इस तरह की खबरें जो है इंटरनल चलती थी, अब ये खुलेआम खबरें बाहर आ गई हैं और एक सार्वजनिक मंच पे खड़े होकर केजरीवाल ने भी इस चीज को इंगित किया है और गाए बगाए हमारे भी जो तमाम लोगों से बात होती है, चाहे वो आरएसएस के सूत्र हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सूत्र हों, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे लखनऊ के हों, चाहे दिल्ली के हों, तमाम लोगों से बात होती है और साफ दिखाई दे रहा है। आपके सामने उदाहरण है जो केजरीवाल ने कहा, जो तस्वीर सामने पेश की उन्होंने राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, गुजरात की, हरियाणा की, तो उसमें कोई झूठ नहीं है। जो इन तमाम राज्यों में हो सकता है वो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? तो ये हो सकता है। तो इसीलिए इससे बचने के लिए पार्टी के अंदर किस प्रकार का द्वंद्व चल रहा है, किस प्रकार का वार चल रहा है, वो चीज के लिए मैंने ट्वीट किया है और वो कहीं ना कहीं बात सच है। अब कितनी बाहर आती है, किस लेवल तक जाती है, उसका खंडन भी किसी ने नहीं किया। मुझे कोई इस तरह का फोन भी नहीं आया कि भाई आपने कैसे ट्वीट कर दिया, आपके पास कहां से? मेरे सूत्र हैं, अगर झूठे हैं तो आप झूठ लाके दिखाइए। दूसरी बात ये मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में, मतलब लखनऊ में, दिल्ली में जो वॉर काफी दिन से चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। अब पिछले एक हफ्ते से आप जिस प्रकार से देख रही हैं कि अमित शाह ने फोकस किया हुआ है उत्तर प्रदेश पे, चाहे वो धनंजय सिंह हो, चाहे वो यशवंत सिंह हो, चाहे वो राजकिशोर सिंह हो, तमाम नेताओं को जो पार्टी में लाया गया है, चाहे वो राजा भैया हो, तो अभी इनको क्यों एकाएक याद आई? क्योंकि अब इनको लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश की बाकी सीटें ही नहीं, बनारस भी खतरे में आ सकती है अगर यही स्थिति रही। तो आसपास के किले को मजबूत करने के लिए इन लोगों को लगाया गया है। लेकिन मैं फिर ये कहता हूं कि अभी गंगा में पानी बहुत बह चुका, अभी काफी देर हो गई है। ये जो राजपूत समाज का जो विरोध शुरू हुआ था पश्चिम उत्तर प्रदेश से, ये पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुका है
ये राजस्थान में फैल चुका है और ये गुजरात तक जा पहुंचा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डैमेज कर रहा है और इसी पे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने संज्ञान लिया है और उसी संज्ञान लेने के नाते ये चीजें चल रही हैं जो आप देखेंगे पीछे बसपा सुप्रीमो मायावती सभी कुछ टिकट की अदला बदली की गई है, उसमें भी आप देखेंगे वो सारी चीजें उसके पीछे वही एक फोर्स काम कर रही है। और आप एक चीज और नहीं देखेंगे, अभी कुछ दिन पहले से ही एक एक रैली हुई है मायावती की, इन 13 सीटों के मद्देनजर एक ही रैली हुई है और एक रैली और होने वाली है। उन्होंने सीधा निशाने पर अखिलेश यादव को लिया है कि जहां से हमारा पार्टी का हम मुस्लिम को देते हैं वहां से वो अपने परिवार को खड़ा कर देते हैं, यादव समाज को खड़ा कर देते हैं। तो ये इस तरह की एक चीज शुरू हुई है। अखिलेश यादव ने भी अपने चुनावी भाषणों में कई बार जो है मायावती का और उनके भतीजे आकाश आनंद का जिक्र किया है। तो एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत असहज है चुनाव को लेकर और उनको भी मालूम है कि उनका ग्राफ गिर रहा है। अब किस हद तक गिर रहा है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर रहा है, सीटें कम हो रही है, मत मत प्रतिशत कम हो रहा है, सीटें कम हो रही है, ये उनको साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए उनके लिए चिंता का विषय है। जी विनीता। सर यहाँ पर मतलब कुल मिलाकर के इस वक्त ये जो अगर सीटें घटेंगी तो इसमें ये तलवार किसी ना किसी की गर्दन पर तो चलेगी और किन की गर्दन पर चलेगी ये आपने बेसिकली यहाँ पर ये बता रहे हैं। नहीं, ये तस्वीर विनीता पलट भी सकती है। अगर ये तस्वीर पलट गई और बाबा की गदा घूम गई तो घूमते हुए कहीं दिल्ली में अगर गदा गिर गई तो फिर क्या होगा? तो दिल्ली वाले जो है फिर वहां पे भूतपूर्व बन के पहुंच जाए वापस जहां से आए थे, वो भी हो सकता है। पास कितना स्कोप है अपनी गदा घुमाने का, ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि अगर उन्होंने नुकसान दिल्ली का किया तो नुकसान पहले उनका खुद का है। नहीं, देखिए इसमें क्या है कि नागपुर से उनको आशीर्वाद मिल रहा है, कुछ इस तरह की भी आशंकाएं हैं और दूसरी चीजें ये हैं कि नुकसान होने में ही उनकी भलाई है। कई बार आपको युद्ध में पीछे हटना पड़ता है, कई बार आपको अपने सैनिकों को मरवाना भी पड़ता है युद्ध जीतने के लिए, कई बार आपको रणनीति भी चेंज करनी पड़ती है और अगर आप बिना प्लानिंग के बिना तैयारी के लड़ेंगे तो आपको धराशायी होना है, मरना है, ये भी निश्चित है। तो समझदारी उसी में होती है कि आप जो है रणनीति को करते हुए 2 कदम पीछे खींच लें। तो मुझे लगता है और तमाम परिस्थितियां अगर आप उत्तर प्रदेश की बारीकी से देखेंगी तो वो परिस्थितियां उनके आजू बाजू घूमती हुई नजर आ रही हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं उसका आपको दे देता हूं। अगर आप देखेंगे धारा 144 लगी हुई है, इलेक्शन चल रहा है, 10 आदमी कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, पुलिस तुरंत आपके ऊपर केस कर देती है, मुकदमा कर देती है। राजपूत समाज की मैंने हजारों की पंचायतें होती देखी है, किसी राजपूत समाज के किसी नेता पर मैंने कोई एफआईआर या कोई मुकदमा सुना नहीं अभी तक। और जो प्रधानमंत्री की रैली सहारनपुर में हुई थी उसमें 20 से 25 हजार आदमी थे और अगले दिन वहीं ठाकुरों की पंचायत हुई, उसमें 60-70 हजार आदमी आ गए और प्रशासन ने कैसे उनको परमिशन दी, ठाकुर ग्रुप और वो कैसे आ गए? चल रहा है ठाकुर ग्रुप जो अलग से चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये चर्चा बहुत जोरों पर है। आप ठीक कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता है ये, लेकिन उनकी मर्जी इसमें जो शामिल हो रही है, चर्चा ये भी आ रही है कि उन्होंने इस बार अधिकारियों को बहुत निष्पक्ष चुनाव लड़ने की मतलब कराने की हिदायत दी है। हालांकि तीसरे चरण के बाद से चर्चा थी कि अमित शाह ने अब अपने कंट्रोल में लिया उत्तर प्रदेश का चुनाव और तमाम वो तस्वीरें जो अजय जी ने दिखाई वो सारी तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। पहले 2 चरण में इस तरह की तस्वीरें ज्यादा नहीं थी, यानी कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली को हराना चाहते हैं। देखिए विनीता, पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि राजनीति में हम साफ कपड़े पहन के आते हैं और साफ सुथरा दिखना चाहते हैं। और विनीता जी कौन सी जाति से आती है, मैं कौन सी जाति से आता, हम बिल्कुल जातिवाद में नहीं पढ़ना चाहते, हम बिल्कुल जातिवाद नहीं है। और सबसे पहले जाति तो हम नाम के सामने लिख के लगाते हैं, एक बात। दूसरी बात ये हो गई कि सियासत में, नेतागिरी में जब आप टिकट देते हैं तब आप जाति पूछते हैं, जब मंत्री बनाते हैं तब जाति पूछते हैं, विधायक बनाते हैं, पार्षद बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो आप जाति पूछते हैं। जब आप मुझे चुनाव लड़ाते हैं तो पहले मेरे क्षेत्र का जाति का वो पूछते हैं कि क्या कौन सी जाति कितनी है, क्या समीकरण है, आप समीकरण पूछते हैं और आप जातिवाद की बात नहीं करते। दूसरा, आप राजनीति में परिवारवाद की बात करना नहीं चाहते,
लेकिन परिवारवाद से आप अछूते भी नहीं है। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आप डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन आपके अंदर वो है और उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो मैंने आपको इशारे में बता दिया, ये जो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप सवाल पूछ रहे हैं, किसकी कौन सी जाति है, इसको अपने दिमाग में घुमा लीजिए। इससे अधिक बोलना भी मुझे लगता है उचित नहीं है, क्योंकि अभी गंगा थोड़ी पहले है, अभी बनारस तक है, पटना तक जाने दीजिए, फिर कलकत्ता भी जाना है। देखिए विनीता, अगर हम आज चौथे चरण का चुनाव है और पिछले 3 चरणों का आकलन करें, पहले फेज में वोट फीसद बहुत कम रहा, दूसरे फेज में भी लगभग वही स्थिति रही और तीसरे में भी कोई बहुत ज्यादा बदलाव हमने नहीं देखा है। तो अब मुझे कोई आशा बची नहीं है कि वोट फीसद बहुत बढ़ेगा या कोई नया जादू हो जाएगा। लेकिन इससे ये जरूर हुआ है कि सत्ताधारी दल में इस बात को लेकर घबराहट हुई है कि जिस प्रकार से उनकी 10 साल की एंटी कॉम्बेंसी और 10 साल का जो उनका कार्यकाल है, उसके तहत जो उन्होंने काम किए हैं, उसको वो फ्रंट पे लेकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन नारे बड़े बड़े दे रहे हैं, 400 पार के नारे दे रहे हैं, दूसरे नारे दे रहे हैं, जमीन पे वो चीजें कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि अगर आप सत्ताधारी दल के जो सपोर्टर हैं, चाहे वो उनके सहयोगी संगठन हो, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, या भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख, या जो उनके जिला लेवल के और नीचे स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनमें भी कोई बहुत ज्यादा उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। और वैसे अगर आप देखेंगे, इन पूरे चुनाव में ही उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। आज सिर्फ 2 तरह के मतदाता हैं, एक तो जो किसी भी कीमत पे भाजपा को जिताना चाहते हैं, मोदी को जिताना चाहते हैं, और दूसरे वो हैं विपक्षीय, जो किसी भी कीमत पे मोदी को हराना चाहते हैं। इसके अलावा जो तीसरा एक पक्ष होता है, जो बहुत ज्यादा इधर उधर के नहीं होते, वो भी वोट डालने जाते हैं, वो घरों से नहीं निकल रहे हैं, इसलिए आपको इन चुनाव में उदासीनता दिखाई देती है। दूसरी बात अगर हम करें, जिस प्रकार से बहुत सारे लंबे चरणों में इलेक्शन को बांटा गया है, हम पिछले 30-35 साल से तो खुद ही देख रहे हैं, उससे पहले भी है कि 7 चरणों में ही चुनाव हो रहा है। जब जब बैलेट पेपर होते तब भी 7 चरणों में चुनाव होता था। कई राज्यों में आपने एक ही झटके में चुनाव कर लिए, कई राज्यों में आप 7 चरणों में चुनाव करा रहे हैं। तो ये गणित आज तक हमारी समझ में आया नहीं है। आज जब बैलेट पेपर की जगह ईवीएम मशीन आ गई है, तो फिर आप एक ही बार 7 चुनाव करा सकते हैं, बहुत ज्यादा हो 2 चरण में करा लीजिए, 7 चरणों का चुनाव कराना सबको समझ में आता है क्यों किया जा रहा है, क्या हो रहा है, तमाम चीजें। और सत्ताधारी दल इस तरह की चीजें करते हैं। अब मैं इस पे आता हूं, जो आप कह रहे हैं कि वोट डालने से रोका जा रहा है। जाहिर सी बात है, सबको अंदाजा हो जाता है कि कौन से बूथ पे किसको अधिक वोट पड़ रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलना नहीं है, वो विपक्ष में जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा रहा होगा, वो उसको जाएगा। तो उसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए, उसको कैसे रोका जाए, उसके तमाम हथकंडे पहले चरण से ही चल रहे हैं। आपको याद होगा, मुजफ्फरनगर में पहले चरण में चुनाव हुआ था, और जो मैं खुद गया था कई बूथों पे, जो मुस्लिम समाज के बूथ थे, वहां पे लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। पहले तो धीमा चला, वो मतदान बहुत धीमा चला, फिर जब लाइन बढ़ गई तो फिर क्या हो गया, एकाएक सबके जो है आई कार्ड, वोटर आई कार्ड, पेपर, कागज चेक करने लगे, बुरके उठा के देखो, इनका ये करो। तो ये सब चीजें जब सत्ताधारी दल को लगता है कि हमें कुछ नुकसान हो सकता है, तो कुछ वोट बचा लिए जाए। लेकिन ये बहुत ज्यादा मदद करता नहीं है विनीता, मैंने ये देखा है। अगर आप इस तरह की चीजें करते हैं, आप जहां अगर 50,000 से हार रहे होंगे, वहां 40 से हार जाएंगे। जहां आप 1 लाख वोट से जीत रहे होंगे, वहां पे 1,10,000 से जीत जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा आपके हारने जीतने में प्रभावित करती हैं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि देखिए, आज जो 10 साल की एंटी कंपेंसी भारतीय जनता पार्टी की है, और जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, भारतीय जनता पार्टी भी उस पर आज कायम नहीं है। मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले 10 सालों में जो सबसे बड़ा काम किया, वो राम मंदिर का मुद्दा है। तो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पे वोट क्यों नहीं मांग रही है? मोदी जी ने नोटबंदी की है, काला धन खत्म कर दिया है पूरे देश से। कहीं चुनाव में वो काले धन का और नोटबंदी का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो चीजें हुई हैं, मोदी जी उस पर वोट नहीं मांग रहे हैं।
प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुसार वो भाषण नहीं दे रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, वो अपने 10 साल के कार्यों को नहीं गिनवा रहे हैं, वो आने वाले 5 साल का रोड मैप जनता के सामने नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन मैं ये कह के विपक्ष को भी क्लीन चिट नहीं देना चाहता। विपक्ष भी कहीं ना कहीं बैठ के तमाशा देख रहा है, और जिस प्रकार से विपक्ष को एक साथ एक सुर में बोलना चाहिए, उसका सुर बिगड़ा हुआ है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।